Hello students, welcome to our channel. If you want to keep in touch with our channel, then please subscribe the channel and click the bell icon. तो आज स्टार्ट करते हैं 9th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर दैट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक खास किस्म का मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। Now, how we can define this biological method? The scientific method in which biological problems are solved is called biological method. What is scientific study? साइंस में हम स्टडी करते हैं नेचुरल थिंग्स को, ठीक है। जब भी कभी साइंस को लेकर हमारे जहन में कोई प्रॉब्लम आती है, देन हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एक खास किस्म के मेथड को और देन उससे कोई रिजल्ट या कोई कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। अगर वो साइंटिफिक प्रॉब्लम किसी लिविंग बीइंग को लेकर हो तो उसे हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं इन स्टेप्स को। नंबर 1, रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड पे आती है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। नंबर 3 पे आ जाता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। नंबर 4 पे डिडक्शंस। नंबर 5 पे एक्सपेरिमेंटेशन। नंबर 6 इज द रिजल्ट एंड लास्ट पे आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट, ठीक है। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इट्स अ फर्स्ट स्टेप। किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है जिससे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानना है। ओके, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। इट्स अ क्वेश्चन asked by a biologist by himself about the living organism। अच्छा, किसी भी लिविंग थिंग को लेकर किसी भी कॉमन मैन या बायोलॉजिस्ट के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की रिकॉग्निशन को कि वो क्वेश्चन किस प्रॉब्लम को लेकर है क्या, उसे बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं अपनी 5 सेंसेस को यूज करके किसी भी चीज के बारे में उस चीज को सर्च करना या उसका मुशाहिदा करना, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस: विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ठीक है। विजन मीन किसी चीज को हमने ऑब्जर्व करना है देखकर, अपनी आंखों से देखकर। देन हियरिंग यानी उसकी आवाज सुनकर। देन स्मेल उसे सूंघकर। टेस्ट चखकर। एंड टच उसे छूकर। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनके हमारे पास 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी मीन्स दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो टाइप है ऑब्जर्वेशन की वो मेजरेबल होती है। मेजरेबल मीन्स कि उसको नापा जा सकता है, उसे मेजर किया जा सकता है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में क्वालिटेटिव को देखें तो क्वालिटेटिव इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है दीज कैन नॉट बी मेजर्ड, इनको मेजर नहीं किया जा सकता, मापा नहीं जा सकता। क्वांटिटेटिव जो हैं observations, these are represent in terms of numbers and in variables, ठीक है। हम किसी भी चीज की क्वांटिटी को नंबर्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमारे पास लिक्विड या सॉलिड चीज है तो हम उसको नंबर में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक 1 लीटर और 2 लीटर और 1 kg और 2 kg। एंड दीज आर इन वेरिएबल्स, और ये नंबर फिक्स होता है, इसमें कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता, यानी हमारे पास कोई रैंक प्रेजेंट नहीं होता कि 3 कम है 3 से कुछ ज्यादा है, लाइक दिस।
इसके कंपैरिजन में अगर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को देखें तो दीज आर वेरिएबल, मीन्स के ये वेरिएबल हैं, लेस एक्यूरेट, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, जबकि क्वालिटेटिव में एक्यूरेसी कम पाई जाती है। ठीक है, दीज रिप्रेजेंट द क्वालिटी। एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल के साथ हमें ये टर्म ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव वाइज देखा जाए तो वी सेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्रीज। ठीक है, हमें पता है कि जो पानी है वो बर्फ में चेंज होता है 0 डिग्री के ऊपर और 100 पे वो बॉयल करता है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम बोलेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। यू कैन नोट दैट यहाँ पे हमारे पास एक खास नंबर दिया गया है, हमने क्वांटिटी को एक खास नंबर से मेजरमेंट को यहाँ पे मेंशन किया है, लाइक 0 इज अ नंबर एंड 100 इज अ नंबर। ठीक है, एंड दिस इज फिक्स। 0 जो डिग्री है वो फिक्स है कि इस पे ही वाटर फ्रीज होता है और 100 डिग्री इज द फिक्स कि इस पे ही वाटर बॉयल होता है। तो दीज आर द इनवेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा जी, अगर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वी डोंट टेल हेयर द डिग्री ऑफ द टेम्परेचर। हमने नहीं बताया कि 0 पे जो है वो पानी फ्रीज होता है और 100 पे बॉयल होता है, बल्कि हम इसको क्वालिटी के टर्म में बता रहे हैं कि फ्रीजिंग वाटर जो है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कोल्डर होता है। वी जस्ट टेल हेयर द क्वालिटी नोट नंबर। हमने यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताई, हमने नंबर नहीं बताया। देन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी एग्जांपल्स देखें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की, तो एग्जांपल आ जाती है हमारे पास ब्यूटी, लाइक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करते हैं। तो हाइपोथेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट मे बी द आंसर ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ठीक है, हम ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक जनरल सी स्टेटमेंट बनाते हैं और दैट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट बट दैट मे बी ट्रू। ओके, जो दैट मे बी द आंसर ऑफ अवर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हम उन सारी ऑब्जर्वेशन के बाद एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिख लेते हैं एंड वी कैन से दैट इट कैन बी द आंसर ऑफ दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। नंबर 1, इट मस्ट बी अ जनरल स्टेटमेंट। मतलब इसको हम किसी एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सेड दैट मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अगर हम मलेरिया को स्टडी करें, हम एक इस पे अगेन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्वेश्चन करेंगे मलेरिया को एज एन एग्जांपल लेकर कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं। मैं जनरल से आपको यहाँ आइडिया देना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वी सेड दैट मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से होता है। तो इट कैन बी अ हाइपोथेसिस। तो हम जनरल ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद इसको अपनी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं और हम उसको अपनी हाइपोथेसिस कंसिडर कर सकते हैं। इट मस्ट बी सिंपल, इट मस्ट बी अ टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया मीन विच हैव टू बी कंफर्म्ड एंड विच इज नॉट कंफर्म्ड। मतलब ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, इस पे फर्दर हमें एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रूव करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इट मस्ट बी टेस्टेबल एंड फाल्सिफिएबल, यानी हाइपोथेसिस हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू टेस्ट कर सकें। ठीक है, टेस्टेबल मीन जिसको टेस्ट किया जा सके, एंड फॉल्सिफिएबल मीन दैट कैन बी रोंग एज वेल, यानी ये जरूरी नहीं है कि जो भी हाइपोथेसिस हमने ऑब्जर्वेशंस के आफ्टर फाइंड आउट की है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, दैट कैन बी रॉन्ग एज वेल, वो रॉन्ग भी हो सकती है। नंबर 5, एग्री विद द
अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी हमने हाइपोथेसिस जो हमने ड्राइव की है वो जितनी भी हमारी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस थी उससे रिलेट करती है. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिडक्शन. What is deduction? A deduction is a logical conclusion drawn from the hypothesis. ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन के बाद एक जनरल स्टेटमेंट ड्राइव की, दैट इज हाइपोथेसिस. ठीक है, हाइपोथेसिस से हमने नेक्स्ट क्या किस स्टेप पर आए, हम आए डिडक्शन पे. और डिडक्शन है क्या? दिस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन. लॉजिकल कंक्लूजन मीन वी कैन से दैट इट्स अ रीजनिंग. ठीक है, इट कंटेन्स इफ एंड देन. फॉर एग्जाम्पल, हम मलेरिया की ही एग्जाम्पल ले लें. वी सेड के मलेरिया जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो. वो मॉस्किटो की वजह से है. मॉस्किटो स्प्रेड करता है मलेरिया को, और मॉस्किटो के अंदर जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम, दैट इज द रीजन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस मलेरिया. ठीक है, तो इफ एंड देन हम यहाँ यूज करते हैं अपनी रीजनिंग बताने के लिए इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर. ठीक है, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. ठीक है, आई एम यूजिंग हियर द इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन एवरी पेशेंट मस्ट हैव द प्लाज्मोडियम इन द ब्लड. जो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं, अगर हम उनको स्टडी करें तो उनके ब्लड के अंदर लाजमी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, तो इट्स अ रीजनिंग एक्चुअली. डिडक्शंस आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, डिडक्शंस को हम टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. कभी भी कोई भी साइंटिफिक वर्क को हम बगैर एक्सपेरिमेंट के प्रूव नहीं कर सकते. ठीक है, किसी भी साइंटिफिक मेथड जो है उसको अच्छे से करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं. इफ अ हाइपोथेसिस इज टेकन ट्रू, अगर तो वो हाइपोथेसिस ट्रू मान ली जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उससे इट इज यूज टू ड्रॉन रिजल्ट फ्रॉम इट. देन हम उसे फर्दर प्रोसेस करके, यानी उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके उससे फाइनल अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड इन द डिडक्शन वी आर यूजिंग द यूज ऑफ इफ एंड देन. ओके, इसमें हम जो लॉजिक यूज करते हैं दैट इज इफ एंड देन. नाउ वी सेड दैट के डिडक्शन जो है हम वो किसी भी हाइपोथेसिस से डिराइव करते हैं, और इसमें हम बेसिकली रीजनिंग बताते हैं, कॉज बताते हैं. तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं या टेस्ट करते हैं? थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, किसी भी डिडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज द एक्सपेरिमेंटेशन. सो एक्सपेरिमेंटेशन इज द मोस्ट बेसिक स्टेप. ये सबसे बेसिक हमारा स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटेशन का, जिसने प्रूफ करना होता है कि इधर हम लोगों की जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, यूज टू चेक इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट. तो एक्सपेरिमेंटेशन करके हम क्या प्रूव करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो सही थी या गलत थी. Experimentation is also used to check which hypothesis is correct. यानी hypothesis is not must कि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट हो. It can be two or more than two even. हमारे पास ये एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी hypothesis की फॉर्म में आ सकती हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? फिर हर hypothesis पे एक्सपेरिमेंट्स करके उसको चेक करना होता है. Incorrect hypothesis is rejected and correct is accepted. अगर तो hypothesis हमारी इनकरेक्ट निकल आए तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब फर्दर उसको प्रोसेस नहीं करते और उस पर नेक्स्ट स्टेप अपने अप्लाई नहीं करते. और अगर हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट हो और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसे नेक्स्ट स्टेप से गुजारा जाता है और फर्दर प्रोसेस किया जाता है. एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ वे टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी. अब हमारी हाइपोथेसिस जब ट्रू हो गई और एक्सेप्ट कर ली गई, देन हमें उसको वैलिडिटी के टेस्ट से गुजारना होता है, उसको प्रूफ करके दिखाना होता है कि वाकई में हमारी ये हाइपोथेसिस जो है ये करेक्ट है. एक्सपेरिमेंटेशन के रिगार्डिंग देखा जाए तो हम इसको टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. वन इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अनदर इज द कंट्रोल ग्रुप. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं
तो हमें कंपेयर करना होता है अपने एक्सपेरिमेंट ग्रुप को एक कंट्रोल ग्रुप के साथ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा, यानी वो वाला ग्रुप जिस पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। और कंट्रोल ग्रुप कौन सा होगा, ये वो ग्रुप होगा जिसके साथ हमने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ मलेरिया के एग्जांपल ले रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अफेक्टेड पीपल को रखेंगे, यानी वो लोग जिनको जो कि मलेरिया के पेशेंट्स हैं, ठीक है, विच आर सफरिंग विद द मलेरिया, जिनको मलेरिया हो चुका है। और कंट्रोल ग्रुप के अंदर अगर देखा जाए तो ये ग्रुप होगा उन लोगों का विच आर अनअफेक्टेड ग्रुप, ठीक है, विच आर द हेल्दी पर्सन, मतलब उनको मलेरिया नहीं हुआ, दे आर नॉट सफरिंग विद द डिजीज ऑफ मलेरिया। तो हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करते हुए कंट्रोल ग्रुप को लाजमी कंसिडर करना होता है ताकि हम अपने रिजल्ट्स का कंपैरिजन कर सकें कंट्रोल ग्रुप के साथ। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन के बाद स्टेप पे चलते हैं, दैट इज समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस की, हमने उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमें किसी भी टेबल की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में उसको हम कलेक्ट करते हैं। देन फर्दर उस डाटा को हमें स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना होता है टू ड्रा द कंक्लूजन्स, मीन्स कोई किसी भी मैथमेटिकल टाइप फॉर्मूलाज अप्लाई करके उसके ऊपर फाइनल हमें फिर उससे रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। देन रिपोर्टिंग द रिजल्ट। फाइनली जब हमारी वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसे हमने अपने बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया, प्रूव किया, उससे फाइनल रिजल्ट कंक्लूड कर लिया, तो फाइनल हमें क्या करना होता है, अपने रिजल्ट को पब्लिश करना होता है। उसे पब्लिश कैसे किया जाता है, किसी भी बुक की फॉर्म में या साइंटिफिक जर्नल्स की फॉर्म में, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है दैट इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स, यानी बाद में आने वाले लोग भी इससे फायदा उठाते हैं और वो अपनी दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर वो यही मेथड को या इसी रिजल्ट को फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं या अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपने इन सारे स्टेप्स को। फाइनली बायोलॉजिकल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज ये फ्लो चार्ट देखा जाए तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती हैं ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए। देन इन ऑब्जर्वेशंस को करने के बाद एक जनरल स्टेटमेंट ड्राइव करते हैं जिसको हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस का, ठीक है। देन हाइपोथेसिस से हम नेक्स्ट जो ड्रॉ करते हैं दैट इज डिडक्शन, मीन्स अपनी रीजनिंग बताने के लिए, दैट इज इफ एंड देन, द यूज ऑफ इफ एंड देन। देन इन डिडक्शंस को हम प्रूव करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके। फाइनली हम अपना डाटा कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम उसे मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली उससे अपना रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये हमारी हाइपोथेसिस जो है फाइनल रिजल्ट आने के बाद करेक्ट प्रूव हो जाए तो प्रूव होने के बाद वो हमारी थ्योरी बन जाती है एंड थ्योरी से वो बन जाता है लॉ या प्रिंसिपल, ठीक है। और अगर वो प्रूव नहीं होती, इफ इट इज रॉन्ग, ठीक है, तो फर्दर स्टेप से उसको नहीं गुजारा जाता बल्कि अगेन उसको ऑब्जर्वेशंस के थ्रू दोबारा से स्टडी किया जाता है। होप सो आपको ये स्टेप्स बायोलॉजिकल मेथड के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इससे रिगार्डिंग आपके पास जो भी क्वेश्चन हो या कोई किसी कंसेप्ट को लेके कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।